अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। खबर मुस्कुराते सूरज की भी है, लेकिन पाकिस्तान में बिलखुसूस अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, मौसम कैसा है इसकी बात पहले कर लेते हैं। मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क रहेगा और शुमाली इलाकों में मौसम सर्द है और सर्द ही रहेगा। ज़ाहिर विंटर इज़ हेयर और अब तो कुछ इलाकों में बर्फ़बारी का भी आगाज़ हो चुका है, लेकिन इस्लामाबाद या मैदानी इलाकों में मौसम बहरहाल खुश्क है। आहिस्ता आहिस्ता वेदर अब चेंज हो रहा है। ये खुश्क मौसम बारिश में कब बदलेगा शेब? इस्लामाबाद में कल से बादल आए हुए हैं, ना सूरज को इजाज़त मिल रही है सीधे से सामने आने की और ना बादल आ रहे हैं, बरस रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। यानी कोई डील नहीं हो रही बादलों से, बादलों से कोई डील नहीं हो रही। वो दोनों बारी बारी अपना आप दिखा रहे हैं। लेट्स सी बारिश होती है या नहीं होती। एक मुझे छोटी सी बात याद आई है कि एक आदमी था, वो कहता था मैं भी वलीउल्लाह हूँ और मेरी वालदा भी। तो कोई सवाल करता है कैसे, कहते हैं मैं रोज़ कहता हूँ बारिश होगी, मेरी अम्मा कहती है नहीं होगी। अगर हो गई तो मैं वलीउल्लाह और अगर ना हुई तो मेरी वालदा वलीउल्लाह। ये भी अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। चले नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपसे शेयर कर लेते हैं कि आज प्रोग्राम में हमारे जो सेगमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे शोतोकान की कराटे चैम्पियनशिप की। और ये ऐसा चैम्पियनशिप है, ये ऐसा कंपटीशन है जो कि ऑनलाइन हुआ है। पाकिस्तान की अनीका, इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब ये जो ऑनलाइन कराटे कंपटीशन हुआ है वो हो तो जनूबी कोरिया में रहा था, बट पाकिस्तान से ऑनलाइन शिरकत की गई। ये ऑनलाइन कराटे कंपटीशन कैसा रहा इस पर जरूर हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या है हमारे ऐसा तो नहीं होता शेब कि ऑनलाइन ऐसे पंच करते हो, कोई ऐसा सिस्टम होगा जस्ट ऑन लाइटर नोट। आई थिंक यहाँ पे भी कंपटीशन होगा, वहाँ भी देखते होंगे कैसे कंपेयर करते हैं, हम उनसे पूछेंगे जनाब। इसके बाद हम निज़ाम तालीम की बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ होगी निज़ाम तालीम, स्कॉलरशिप्स। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो स्टूडेंट्स, वो बैरून मुल्क से कैसे स्कॉलरशिप्स हासिल करें, इसकी बात करेंगे। कहाँ सुकम मौजूद है, कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे माहिर तालीम डॉक्टर मेहर मोहसिन रजा साहब। क्योंकि अक्सर सलमा ऐसे होता है कि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं बट स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि किस मुल्क की स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, वो जर्मनी की डार्ट स्कॉलरशिप हो या फिर दीगर ममालिक की स्कॉलरशिप्स हो। अच्छा, इसके अलावा आज हम बात करेंगे वुमेन फुटबॉल टीम की, चूँकि कल बड़ी अच्छी खबर आई थी कि 6 साल बाद फीफा में अब पाकिस्तान की फुटबॉल टीम जो दोबारा से शामिल हो चुकी है। हाजरा खान फुटबॉल कैप्टन आज होंगी हमारे साथ, उनसे करेंगे इस पर बात। और हमारे साथ आज मौजूद होंगे वफाकी वजीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता एहसानुर रहमान मजारी साहब। खेलों के फ़रोग पे बात करेंगे, प्लानिंग से मुतालिक बात करेंगे और इसके साथ साथ टूरिज्म के लिए जो एफर्ट्स हो रही हैं उन पे भी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है आज हमारे पास। एग्जैक्टली, लेकिन जो सबसे बड़ी सबसे अहम खबर है, जो आज की खबर है, जो कि इस वक्त की खबर है, वो है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूद हैं चाइना में। हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है, हमारी बड़े ऊंचे लेवल पर ताल्लुकात हैं और बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। और उन्हीं ताल्लुकात को अगर हम सेलिब्रेट करें, 70 साल के ताल्लुकात हैं और इसमें अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मनसब संभालने के बाद पहला दौरा कर रहे हैं और सदर शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के 3rd टाइम सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। उसके बाद ये किसी भी प्रीमियर का पहला दौरा है, यानी किसी और मुल्क से वहाँ पर किसी का आना। पुरतपाक उनका कल इस्तकबाल किया गया था एयरपोर्ट पर और इस वक्त राइट नाउ सदर शी जिनपिंग से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, ये मुलाकात हो रही है, अहम उमूर पे तबादला ख्याल हो रहा है और साथ ही साथ ये भी व्यूअर्स को बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ एक आला सतह वफ़द भी मौजूद है इस दौरे पर, जिसमें वज़रा शामिल हैं। मुख्तलिफ लेवल पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हो रही है सदर शी जिनपिंग के साथ और उसके बाद उनकी मुलाकात होगी वहाँ के जो उनके हम मनसब हैं, वज़ीर-ए-आज़म हैं ली केचांग से। और इसके साथ साथ वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, दो तरफा ताउन पे बात होगी। सीपेक से मुतालिक अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे, बहुत सी चीज़ों को रीशेड्यूल किया जाएगा और इसके साथ साथ सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट पर भी आज बात होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी है इन मुलाकातों के दौरान और लेट्स सी कि और क्या अपडेट्स हमारे सामने आती हैं। एग्जैक्टली, ये 2 रोज़ा दौरा चीन है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का और सदर शी जिनपिंग से इस वक्त उनकी मुलाकात जारी है। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो बाहमी दिलचस्पी के उमूर है, बिलखुसूस इसमें इक्तिसादी शोबों में ताउन किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, आई मीन सी पैक किस तरह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। 1 बेल्ट 1 रोड का फ्लैगशिप मनसूबा सी पैक और उस पर ज़ाहिर हम लोग मज़ीद बात कर रहे हैं। इससे पहले कुछ तैयारी की है और अभी कुछ मज़ीद बात हो रही है। लेट्स सी इससे हम मुतालिक क्या खबरें सामने आती हैं। चीन और पाकिस्तान के माबैन सी पैक समेत कसीरुल जहती
ताउन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत करने पर यकीन दहानी जो है वो कराई जाएगी और इंशाल्लाह हम ऐसी कुछ खबरें देखेंगे। कल हम जब बात कर रहे थे सलमा, हाँ। और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद थे साबिक सफ़ीर, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की, उन्होंने कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन पेमेंट पर बात होगी और ये होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, पोस्ट कोविड भी और पोस्ट फ्लड भी जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, तो इसमें हमें ज़रूर देखना है कि हमारे दोस्त ममालिक किस तरह से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, बिलखुसूस अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, और चाइना में जिसकी भी हुकूमत हो, जो ताल्लुकात हमने देखे हैं शहबाज शरीफ साहब की, जिस तरह से इंटरेस्ट रहता है वहाँ पर, और हमें वो नज़र भी आता है, ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह से मामलात डिस्कस हो उस तरह से एग्जीक्यूट होते नज़र भी आते हैं। तो अभी उनका वहाँ पर होना और उससे पहले की तैयारी, अभी एग्जीक्यूशन के फेज में, लेट्स सी कि क्या और सामने शुएब, आता है। जैसे आपने ट्रस्ट की बात की ना, तो ट्रस्ट की बेस होती है आपका काम। जब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आला पंजाब थे, तब भी उन्होंने जिस स्पीड से, जिस मेहनत के साथ काम किया, दुनिया जानती है। और फिर जब हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात की बात करते हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, चाइना के साथ ज़ाती तौर पर बड़े अच्छे रहे हैं। और वो लोग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के स्टाइल ऑफ वर्क को बहुत पसंद करते हैं, जिस स्पीड के साथ, जितने अच्छे तरीके से, जितनी मेहनत के साथ वो काम करते हैं। फिर ये जो स्पेसिफिक दौरा जिसकी हम बात करें कि अभी वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद है, तो इस सिलसिले में उनके साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद है, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार मौजूद है, मौलाना असद महमूद, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहिबा, ख्वाजा साद रफ़ीक, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। तो ये सारे लोग एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि हम डिफरेंट डोमेन्स में जब बात करेंगे तो मुतल्लिका वज़ीर हमारे साथ मौजूद एग्जैक्टली। तो डिफरेंट लेवल्स पर मुलाकातें होंगी, मीटिंग्स होंगी। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सफ़ीर हैं नाला चौहान साहिबा, गहरी निगाह रखती हैं आलमी उमूर पर। बहुत शुक्रिया नाला साहिबा, सूबे पाकिस्तान को अपने। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ओवरव्यू दीजिएगा कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब मनसब संभालने के बाद उनका पहला दौरा, और अगर हम चाइना की तरफ से देखें, कम्युनिस्ट पार्टी के तीसरी बार सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए सदर शी जिनपिंग, और उसके बाद भी हमें देख रहे हैं कि पहला विजिट है, एक मुलाकात उज़्बेकिस्तान में हुई थी, और उसके बाद अब ये मुलाकात हो रही है। कितनी अहम ये मुलाकात है जो इस वक्त जारी भी है? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। इस दौरे की इसीलिए बहुत अहमियत है कि जब से शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली है, उनका ये पहला चीन का दौरा है। हालांकि पहले भी वो चीन कई दफा जा चुके हैं, और वहाँ भी आप देखिए कि ये पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट रिसीव कर रही है आफ्टर द 20th कांग्रेस ऑफ द पार्टी। तो उनके लिए भी ये बहुत एक अहम चीज है कि पहला, ये सिंबॉलिक चीजें होती हैं कि पहला लीडर कौन से मुल्क का रिसीव किया जा रहा है। इसके बाद वियतनाम के होंगे, जर्मनी के भी होंगे, मुख्तलिफ ममालिक के जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का सबसे पहला हेड ऑफ गवर्नमेंट को रिसीव होना चाइना की तरफ से भी सिंबॉलिक है और पाकिस्तान की तरफ से भी सिंबॉलिक है। ज़बरदस्त। नायला साहिबा, अभी वज़ीर आज़म जब गए थे समरकंद में तब उनको दावत मिली, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए, तब से लेके अब तक चाइनीज़ सरमायाकारों के साथ, ताजरों के साथ, वो लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके ऑनर्स के साथ जो मुलाकातें हैं, उनको सामने रखते हुए इस दौरे की अहमियत कितनी है। और इस दौरे के दौरान ज़ाहिर है सीपेक से मुतालिक बहुत से उमूर ज़ेर गौर आने वाले हैं, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट पर बात होने वाली है, तो आउटकम क्या हो सकता है? आउटकम तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा। जैसे आपने फरमाया कि सरमायाकारी की भी बात हो रही है, और डेट जो उन्होंने हमें दिया था कर्जा, उसके ऊपर भी बात हो रही है। और बाकी हमारी जैसा एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन, उनकी टेक्नोलॉजी को सीखना, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, फिर उनकी इंडस्ट्री जो है अब वो हाई एंड हो गई भी है, तो उनको जो है चीपर लेबर अब चाइना में नहीं मिलता। अगर पाकिस्तानी स्किल लेबर जो है वो उधर इस्तेमाल कर सके, तो आप देखिए कि आपके कितने जवान अनएम्प्लॉयड हैं जिनको अपने मतलब जिंदगी जो है वो दुश्वार होती जा रही है, महंगाई होती जा रही है। उसमें अगर हमारी जॉब्स बढ़ेंगी तो वो आपके अवाम के लिए भी बहुत बेहतरी होगी। आपकी यंग पॉपुलेशन जो है 60% है, जो 30 साल की उम्र से कम है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। तो ये हर लेवल पे इसके विजिट की जो है वो फवायद नजर आएंगे।
बिल्कुल ठीक। और नाला साहबा, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह से अमेरिका इंडिया के साथ अपने ताउन को बढ़ाता है कंटेन चाइना पॉलिसी को लेकर, और ज़ाहिर है हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात ऐसे कि हमें हर चीज़ एक कंसर्निंग लगती भी है, बट हमें एट द सेम टाइम जब हम रीजनल कोऑपरेशन की बात करते हैं, अपने ख़त्े की बात करते हैं, हम हमसाय ममालिक की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल ताकतों की बात भी करते हैं, हम उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद भी और रखने की कोशिश भी करते हैं। ये जो बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप है, ये कितना बड़ा चैलेंजिंग रोल इसमें हमें नज़र आ रहा है अपना, क्योंकि ज़ाहिर है हर शख्स या हर मुल्क की अगर हम बात करें उसका डिफरेंट एक स्टैंस नज़र आता है। देखिए, जहाँ तक रीजनल पॉलिटिक्स की बात है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात है, वो डायनामिक्स अलग है। आप जब भी किसी मुल्क से रवाबित बढ़ाते हैं तो उसके 3 टियर्स होते हैं। एक होता है बायलेटरल, एक होता है रीजनल, और फिर होता है इंटरनेशनल। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो बायलेटरल पे बहुत कमी है। रीजनल पे भी आप देखिए कि हर फोरम पे हम इकट्ठे हमारी पोजीशंस बहुत मिलती हैं, और इंटरनेशनल पे भी हम जो है वो प्रिंसिपल पोजीशन है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की भी अगर आप विजन देखिए एक्सक्यूज मी, तो वो फरमाते हैं कि वो ह्यूमैनिटी के लिए इंक्लूसिव होना चाहते हैं, सॉलिडारिटी के साथ। हम जो मसाइल खित्ते में आ रहे हैं, यूरोप में यूक्रेन का इशू आ रहा है, और जगह में मसाइल आ रहे हैं, अगर इंसानियत इकट्ठी हो जाए तो हम बाहमी मुफाद के साथ इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। और पाकिस्तान भी आप देखिए, कायदे आजम का विजन भी यही था कि हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, और हम हर एक की बेहतरी और अपनी बेहतरी दोनों चीजें मद्देनजर रखते हैं अपनी पॉलिसी में। तो इस लिहाज से हमारे जो मौकफ है चाइना और पाकिस्तान के, वो बहुत मिलते हैं। हम इंक्लूसिव हैं। जो भी हम आना चाहे, इस दोस्ती में शामिल होना चाहे, बेहतरी में, आप देखें BRI कितने ममालिक को थ्रू जा रही है, जबकि आप दूसरी तरफ देखिए तो चार चार ममालिक के जो हैं उन्होंने मतलब ग्रोह बना लिए हुए हैं, जी। और वो कंटेन करना चाहते हैं चाइना को। लेकिन इस तरह के तरीके से जो है वो जरर ज्यादा और फवायद कम होंगे अगर आप जो है एक्सक्लूसिव होने लगे। एक तरफ आप देखिए इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, उन्होंने क्वाड बना लिया, फिर ऑकस हो गया, और इस तरह के वो मजीद बना रहे हैं, और वो BRI को काउंटर भी करना चाह रहे हैं। लेकिन काउंटरिंग से ज्यादा अगर हम मिल के, हम आहंगी के साथ, एक दूसरे की इज्जत के साथ बढ़ना चाहें, इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहें, तो क्यों नहीं। बिल्कुल नायला साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, और आप चूँकि खुद भी बतौर सफ़ीर खिदमात अंजाम दे चुकी हैं, बेहतर तरीके से इन मामलात को समझती हैं कि जब दो ममालिक के अच्छे ताल्लुकात हों, फिर ये दौरे उसमें चाशनी को बढ़ा देते हैं उस अच्छे ताल्लुक के अंदर। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चूँकि मसरूफ़ दिन गुजारना है, कुछ ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें होंगी उनकी। इस तनाजुर में क्या देखती हैं आप कि ये जो मुलाकातें हैं, इनका फाइनेंशियल बेनिफिट कितना होगा? हमें ज़्यादा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, हम पॉलिसीज़ में चेंज ला रहे हैं ताकि बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में आए, इन्वेस्टमेंट करें, तो ये मुलाकातें कितनी सूदमंद रहेंगी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि कितनी सूदमंद रहेंगी। इस वक्त तो ये देखिए, आप अगर अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो कहते हैं ना कि नशिस्तन खोर्दन बर्खास्तन, आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। जब तक कि हम इम्प्लीमेंटेशन पे संजीदगी से काम नहीं करेंगे, जितनी भी मुलाकातें आप कर लें, उसके फवायद आपके अवाम को नहीं पहुंचेंगे। इस वक्त की जो हुकूमत है वो ज्यादा प्रोएक्टिव है। आप देखिए, बहुत से सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सर्द खाने में चले गए हुए थे फॉर डिफरेंट रीजंस। लेकिन ये है कि अब जो है, आप देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही है, और चाइना ने इसको सराहा कि आप जो है, जो अब काम कर रहे हैं, उनसे नजर आता है कि आप काम करने वाले लोग हैं।
और वो चाहते हैं ये कि बात बहुत ऐसी अहम आप कर रही हैं नायला साहिबा, चूंकि यही हमने देखा कि चूंकि ज़ाहिर है इस हुकूमत की अगर हम बात करें, माजी में जब PMNL की गवर्नमेंट थी, चूंकि ज़रा उस वक्त चीज़ों का आगाज़ हुआ था CPEC का, फिर बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि कुछ चीज़ें सर्द खाने में चली गई, सुस्त रवि का शिकार हो गई, और इस पर मामले पर चाइना को खासी तशवीश का इजहार भी करना पड़ा और हमें चीज़ें मैनेज करनी पड़ी। बट अभी जब से शहबाज शरीफ साहब ने मनसब संभाला है, चीज़ें फिर से एक्सपीडाइट होती नज़र आ रही हैं। ये कितना अहम है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए, सोशो इकनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए, कि हम CPEC के फेज़ 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़रा ये इनका विजिट, उससे पहले की तैयारी, और अभी आने वाले दिनों में जिस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, दिस इज़ ऑल बिकॉज कि हम CPEC 2 की बात कर रहे हैं, फेज़ 2 की बात कर रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया, CPEC का फेज 2 अब का आगाज हो गया हुआ है, और जो पिछले प्रोजेक्ट्स तरखाने में चले गए थे, अब उनको भी जो है वो एक रिवाइवल मिल रहा है। आम आवाम को इसमें बहुत फायदा है। बिल्कुल। अमूमन तो आप देखते हैं विजिट्स होते हैं, आपकी आवाम टीवी पे देखती है, वाह वाह करती है, और उसके बाद जब उनके घरों की बात आती है तो कोई उनकी जिंदगी में बेहतरी नहीं आती। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, वो हम अपने बर्जनिंग यूथ पॉपुलेशन को इंक्लूसिव करने की बात कर रहे हैं, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जिससे आम आवाम जो है उनकी जिंदगी में बेहतरी आए इंशाल्लाह। पर कहने की बात है कि जब ये वक्त बताएगा कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है और उसके फवायद कितनी जल्दी आपके अवाम को पहुंचते हैं। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया नाइला साहबा कि बहुत सारी चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे सामने आएंगी, लेकिन बिलाशुबा ताल्लुकात को नई जहतें मिलती हैं। जब इस तरह के दौरे होते हैं, ख्यालात का तबादला होता है, मुलाकातें होती हैं, तो ज़ाहिर है अच्छा एक इम्पैक्ट आता है उसका ख़त्े में भी, और मुल्क में खुशहाली के हिसाब से देखें, प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देखें, तो उस सिलसिले में भी। जब हम ख़त्े की बात करते हैं नाइला साहबा, तो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सिचुएशन, चाइना की, जैसे भी शुएब ने बात की कि जैसे इंडिया को स्ट्रेंथन करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया ग्रो करे। कंपैरेटिवली पाकिस्तान और चाइना का कॉम्बिनेशन बहुत सारे शोबों में हमारी जो कॉपरेशन चल रही है, हम जिस तरह मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इन दो मुल्कों के डायनामिक्स भले डिफरेंट हों, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी अहम है, और चाइना को हम देखते हैं एज बिग इकोनॉमी, जो कि शायद अमेरिका को बहुत सी चीज़ों में बीट कर रहा है। तो चाइना और पाकिस्तान का साथ मिलकर चलना खित्ते में क्या चेंजेस ला सकता है? देखिए, पाकिस्तान और चीन का साथ चलना जो है खित्ते में बेहतरी लाएगा, क्योंकि चाइना भी देखिए, उसने कभी किसी मुल्क के खिलाफ एग्रेशन नहीं की, और अफगानिस्तान में भी आप देखिए कि वो ये CPEC के फवायद पहुंचाना चाहते हैं, और उनकी गुफ्तगू भी हो रही है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, हमने हमेशा अमन पसंदी का जो है वो राह चुनी, और हम अभी भी आप देखिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, और हम गुफ्तगू को तैयार हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल डायलॉग हो। ये नहीं बिल्कुल। कि आप सिर्फ फोटो आप करके और आप चले जाएं, और मसाइल उसी तरह। कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता, उसकी संजीदगी से जो है वो बात नहीं होती, और उस जो बात हो उस पे अमल नहीं होता, तो इस खित्ते में सुकून नहीं आ सकता। ये एक ऐसी चीज है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझनी है, कि कश्मीर को वो दे कांट ब्रश इट अंडर द कार्पेट। ये एक ऐसा मसला है जो इनके मुंह पे आएगा अगर ये इसको संभालेंगे नहीं। जहां तक जी तरक्की की बात है, इन्वेस्टमेंट्स की बात है, तो BRI भी इंक्लूसिव है, CPEC भी जो है वो तरक्की के गामजन होने को है। ये ऐसा नहीं है जो किसी के खिलाफ हो, इसमें सबको दावत है। आप देखिए, SCO में भी जो बात हुई, उसमें सिक्योरिटी की बात हुई, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात हुई, उसमें जो है डिफेंस की भी बात हुई, और डेवलपमेंट की भी बात हुई, क्लाइमेट चेंज की बात हुई। क्लाइमेट चेंज में आप देखिए कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, लेकिन हमारी कार्बन एमिशन 1% से भी कम है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो 1% भी हम कम करें, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, जिसमें हम चाइना जो कि पहले बदनाम था,
पोल्यूटेंट होने को, उन्होंने किस तरह से अपनी ग्रीन एनर्जी को डेवलप किया कि अब सारी दुनिया चाइनीज सोलर पैनल्स यूज कर रही है। अगर आपकी मास ट्रांसपोर्ट जो है वो सोलर पैनल्स पे चलेगी तो आलूदगी भी कम होगी, आपके जो है पेट्रोल के बिल कम हो जाएंगे, जो आपका ज़र मुबादला उस तरफ जाता है वो आपकी ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी बचाएंगी, आपके बिल्स कम होंगे, आम आवाम के लिए जो है बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। सो ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक सादी सी चीज नहीं है, ये बहुत मुफीद चीज है। नाइला साहिबा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि जिन फ्रूटफुल आउटकम्स की हम बात करें उसके लिए स्टेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है। हम देखते हैं 2014 में जब चीनी सदर ने दौरा करना था, उस वक्त इमरान खान साहब ने धरना दिया, उस वक्त उस दौरे को सबोताज करने की कोशिश की गई। अभी जब ये अहम तरीन दौरा चल रहा है तो साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी सूरत हाल है, धरने और मार्च वगैरह चल रहे। मैं चाहूँगी आप इस पर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है और कौमी मफाद मुकद्दम रखना कितना ज़रूरी है ऐसे वक्त में। देखिए, स्टेबिलिटी तो लाजिम है। कोई इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा अगर आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। और उसमें जो है आप देखिए चीनी कितने इंजीनियर्स की ऊपर हमले किए गए, सिक्योरिटी के कितने मसाइल क्रिएट किए गए। मैं किसी ग्रोह या उनकी बात नहीं कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि जब तक आपके यहाँ सियासी स्टेबिलिटी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक आप देखिए अपने घर में आप जो मर्जी करें, लेकिन ठीक आपके है अगर नाले साहबा, कता कलामी की माजरत, साथ मौजूद हैं आप और तज्जिया दे रही हैं। इस वक्त हम चाह रहे हैं कि नाजरीन को ताज़ा तरीन अपडेट भी दें। अब से चंद लम्हात पहले जब जिक्र हमने किया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है सदर चाइना शी जिनपिंग से, अभी उसके कुछ मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह वो आए, मुसाफा किया, कुछ गुफ्तगू वहीं पर खड़े खड़े, और उसके बाद जिस तरह क़यादत समेत वहाँ पर मौजूद हैं और डिस्कशंस हुई हैं मुख्तलिफ मामलात पर। शहबाज शरीफ साहब के साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद हैं, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब भी साथ मौजूद हैं। और इसी तरह अगर हम सदर शी जिनपिंग की बात करें तो उनके साथ उनके भी हमरा क़यादत मौजूद है और अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी हो रहा है, जिसमें बेसिक जो बात है वो इक़्तिसादी ताउन की है, इकनॉमिक कॉपरेशन की है, जिस पर हम लोग मज़ीद बात भी करना चाह रहे थे। नायरा साहब भी साथ मौजूद थे, चूँकि ज़ाहिर है जो फोकस है वो सी पैक फ़ेज़ 2 पर है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की एक नई जहत हम देख रहे हैं, चूँकि पहले भी हम यही देखते आए हैं। जब वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब तो शहबाज स्पीड कहा गया, पंजाब स्पीड कहा गया, और अब जिस तरह से पाकिस्तान स्पीड कहा जाता है उनको, ये एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है जो कि हमें नजर आता है चाइना का पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी क़यादत पर, शहबाज शरीफ साहब पर, जब वज़ीर आला थे तब भी और अब एज अ प्राइम मिनिस्टर हमें ये नजर आ रहा है। द बॉडी लैंग्वेज स्पीक सो मच, जिस तरह वहाँ पहुंचे, मुसाफिया किया, कुछ मनाजिर वहाँ के, अभी इस वक्त जिस तरह वहाँ बैठे हैं और चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट है, जो मुस्कुराहट है ये बड़ा कुछ बताती है कि हम दोस्त भी हैं, हम पार्टनर्स भी हैं, अच्छे बुरे वक्त के साथी भी हैं। पाकिस्तान में जो हालात हों, जैसे भी हालात हों, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और इस वक्त भी जो हम चीज़ें देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, वो चाहे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स हो या वो फ्लड्स के बाद के सिचुएशन में चाइना का साथ हो, वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, एनर्जी के सेक्टर में या दीगर सेक्टर्स में हो। बिल्कुल शेब, आपने ठीक कहा, कसीर जहती ताउन पे बात हो रही है और आपने जैसे कहा कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है, ये मुस्कुराहट बताती है कि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। हम ना सिर्फ अच्छे बुरे वक्त के साथ ही हैं बल्कि हमने हमेशा हर कड़े वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। नायला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नायला साहिबा, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं यही कह रही थी कि जब अगर किसी, ये घर की बात घर में रहनी चाहिए, जब घर की बात शोर शराबा मचता है तो अड़ोस पड़ोस भी आप पे शक करने लगते हैं कि कैसे लोग हैं, सुकून से क्यों नहीं रहते। तो इसी तरह जब आप एक मुल्क में सियासी जो है वो बहरान हर वक्त ले आते हैं तो वो आपके जो इमेज है उस पर भी अफेक्ट होता है, अच्छा कोई नहीं लगता। अगर आप समझते हैं कि आप शोर मचा के आप अच्छे बन जाएंगे तो आप मुल्क का इमेज भी खराब करते हैं, अपना इमेज भी खराब करते हैं। प्यार मोहब्बत से बातें अगर हो, सियासी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स को इस्तेमाल किया जाए तो वो उसमें आपका भी फायदा है और मुल्क का भी फायदा है। और जहां तक अभी आप ये देख रही थी क्लिपिंग ऑफ, वहां पे
एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री नजर आ रही है आपको एग्जैक्टली नाना लीडर्स साहबा, के मैं दरमियान। यही जानना चाह रहा था आपसे। आपने बड़ा जबरदस्त जुमला अदा किया, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री नजर आ रही है। आंखें बोलती हैं, चेहरे बोलते हैं, ये मुस्कुराहट बड़ा कुछ कह देती है। वो उनका आना, जिस तरीके से मुसाफिया किया, कुछ देर वहाँ पर खड़े भी बातचीत हुई, फिर जिस तरह से वफूद की सतह पर हम देखते हैं कि बातचीत हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब भी साथ मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा भी साथ मौजूद हैं। ये जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, चूँकि ज़ाहिर है आप बहुत से ऐसे विजिट्स देखती आई हैं, बहुत सी ऐसी मीटिंग्स आप देखती आई हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि जो हम लेवल ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं वो कैसे से एक विजुअल से हमें स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी, फिर से कहेंगे? अच्छा नाला साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लेवल ऑफ ट्रस्ट की हम बात करते हैं वो ज़ाहिर है हमें एक तस्वीर से भी नज़र आता है और हमें विजुअल से भी नज़र आता है। कुछ मनाज़िर जो इस वक्त हमने शेयर भी किए, क्योंकि आपने बड़े अच्छा जुमला अदा किया ना कि केमिस्ट्री नज़र आती है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा जिक्र कीजिएगा कि ये कितना अहम होता है। एक दूसरे की तरफ जिस तरह हम अंदाज देखते हैं, देखने का अंदाज होता है, वही बड़ा कुछ बता देता है कि कितने अच्छे दोस्त, कितने अच्छे साथी। बिल्कुल, वो आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो केमिस्ट्री है वो बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है। एक पहले जो एक थोड़ा सा खला आ गया था ट्रस्ट में, क्योंकि यहाँ पे कई चीनियों को कत्ल किया गया, उसमें कौन लोग थे पीछे, ये आप भी समझते हैं, हम मतलब सारी दुनिया समझती है। लेकिन अफसोस की बात है कि सीपेक को अंडरमाइन करने की कोशिशें की जा रही हैं फ्रॉम अदर क्वार्टर्स, आउटसाइड क्वार्टर्स। तो उसकी वजह से भी हमारी सीपेक उस तरह से नहीं बढ़ी थी जिस तरह के हम चाहते थे। अब उसको हमने फुल सिक्योरिटी दी हुई है, पूरा हम कर रहे हैं। और जो ये विजिट है इसमें आप देखिए कि कितनी स्ट्रांग टीम आपकी गई हुई है। बिल्कुल हर जो आपका इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उनके मिनिस्टर्स वहाँ पे शामिल हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो खुद शी जिनपिंग ने कहा कि अब लगता है कि इधर काम होगा। तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज हो रहा है और ये इकट्ठे चलने से उनके भी मफाद है, हमारे भी मफाद है। और उसमें सिर्फ हमारी बाहमी मुफादात नहीं है, बल्कि ये पूरे खित्ते के लिए एक बेहतरी की जो है ना वो पेशगोई है। नाइला साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो हमें ट्रस्ट नजर आ रहा है, केमिस्ट्री नजर आ रही है, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने जैसे बताया ना, तस्वीरें बताती हैं, बहुत सी चीजें बोलती हैं। लेकिन नाइला साहिबा से कुछ देर में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम गुज़श्ता दौरे हुकूमत की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के हवाले से, इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए, मनसूबे इल्तवा का शिकार रखे गए। इन चीज़ों ने कहाँ कहाँ कितना डैमेज किया और अब उस डैमेज को रिपेयर करने में कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो ट्रस्ट लेवल है दो ममालिक के दरमियान, ये जो दो तरफा ताउन आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला तरीन हुकूमती वफ़द के हमरा इस वक्त चाइना में मौजूद है। अहम मुलाकातें हो रही हैं, बड़े अच्छे माहौल में मुलाकातें हो रही हैं। जैसे आपने भी देखा, हम फुटेज भी दिखा रहे थे कि पुरतपाक इस्तकबाल किया गया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का, उनके वफ़द का। उसके बाद आज जब सदर शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी, खुशगवार माहौल था, दोनों ममालिक के लोग मौजूद थे, वफूद मौजूद थे, कॉपरेशन से रिलेटेड बात हो रही थी, कसीर जहती ताउन पे बात हो रही थी। उसमें बहुत से डोमेन्स आती हैं, बहुत से शोबे आ जाते हैं जिन पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया गया है, जिन पर बातचीत की गई है और बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स हम देखेंगे आने वाले वक्त में, ना सिर्फ इक्तसादी शोबे में बल्कि माशी शोबे में और बहुत से लेवल्स पर जहाँ जहाँ पे हम एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, MOUs कर रहे हैं, वहाँ पे। एग्जैक्टली ज़ाहिर है कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी होते हैं सलमा, जिसमें हम देखते हैं कि हर सूबा अपना एक प्लान लेकर जाता है। चूँकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब भी इस वफ़द के हमरा मौजूद हैं और फॉर श्योर वो भी कुछ ऐसा प्लान लेकर गए होंगे कि अच्छा चाइना सिंध में किन किन शोबों में तावन कर सकता है। हम अक्सर बात करते हैं मेन लाइन 1 की, जिसमें ज़ाहिर है हमें ये देखना है कि सिंध में ज़्यादा काम होना है और ज़ाहिर है दिस इज़ पार्ट ऑफ CPEC। तो मेन लाइन 1 कहाँ कहाँ पर डबल होनी है, कहाँ कहाँ पर रिपेयर होनी है, कहाँ कहाँ पर नई लाइन डलनी है। चूँकि हम ये देखते आए हैं कि कहीं कहीं पर इश्यूज़ हैं, कहीं पर फाटक का मसला भी है, कहीं पर चूँकि डबल लाइन नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न कि हम ज़्यादा ट्रेन्स नहीं चला पाते और फ्रेट ट्रेन्स ना चलना उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेन लाइन 1 ये बड़ा फोकस किया जा रहा है। इससे पहले यानी इस विजिट से पहले भी इसहाक़ डार साहब ने भी ज़रा इस पर कुछ गुफ्तगू की थी, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने इस पर खासी बात की और उन्होंने कहा था कि ये एक मेन हमारा प्लान होगा कि हम कैसे मेन लाइन 1
लाइन ML1 यानी रेलवे लाइन की हम बात True. करें, ट्रैक की बात करें, कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं। मुझे याद है सलमा के जिस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी उस वक्त प्लान हुआ था कि मेन लाइन 1 को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जब PTI गवर्नमेंट आई कहा तो गया लेकिन इल्तवा का शिकार रहा। बातें बहुत हुई लेकिन वो दावे ही रहे, वो और हुआ नहीं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हम CPEC इज द वन बिग प्रोजेक्ट जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। या ML1 की बात करते हैं तो ये दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से शोबों में पाकिस्तान और चाइना का गुज़श्ता कई दहाइयों से 7 दहाइयों से ताउन रहा है। कॉपरेशन के साथ हम आगे बढ़ते रहे हैं। बहुत सी जगहों पर चाइना ने हमें सपोर्ट किया, जहाँ जहाँ हम कर सके हमने सपोर्ट किया चाइना को। तो ये दोनों ममालिक के मिलजुल के आगे बढ़ने का नतीजा है जो अभी हम डेवलपमेंट देखते हैं। जब हम सफरी सहूलियात की बात करते हैं, ये जो अच्छे सफ़र का कॉन्सेप्ट था, ये भी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जब गवर्नमेंट में रहे तो हमने देखा पंजाब में, वफाक में, इवन कराची में अभी वफाक के ताउन से शुरू किया गया। तो हमेशा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने इन शोबों को इनकरेज किया है। और फिर जब चाइना के साथ हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे या जैसे मोटरवेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स थे, सफरी सहूलियात में सड़कें भी आ जाती हैं, उसमें अच्छी बसेस भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और सेहत के हवाले से हम देखते हैं हॉस्पिटल्स का क़याम, ये सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट पर हैं। इससे पहले भी काम होता रहा है और अभी भी हो रहा है। और इसमें सलमा ये शायद वक्त ऐसा है कि चूँकि कोalition गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, दीगर सियासी जमातें भी हैं, तो इसलिए ज़्यादा अहम हो गया। चूँकि आई रिमेंबर कि ये जो CPEC का मनसूबा है साइंस जरदारी साहब ने किए, बिल्कुल दौरे हुकूमत का अख्ताम हो रहा था, उसका PMLN ने इसको लीड किया। तो ये बड़ा अच्छा है कि देखिए जरदारी साहब ने साइन किए, PMLN ने उसको लीड लिया और अभी चूंकि इकट्ठे हैं और आगे लेकर चल रहे हैं इसको। ये दो सियासी जमातें, दो बड़ी सियासी जमातें बड़ी ही सीरियसनेस के साथ इन चीज़ों को लेकर आगे चल रही हैं। और एक और चीज़ जो हमने शेप देखी वक्तन फवक्तन वो ये थी कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जब जब गवर्नमेंट आई तो हमने कभी में इल्तवा नहीं देखा, जो कि PTI के दौरे हुकूमत में। और नायला चौहान साहबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं जिन हर्डल्स की हम बात कर रहे थे। नायला साहिबा, हम ये जिक्र कर रहे थे कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हमने देखा कि कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए गए, कुछ मंसूबों को इल्तवा का शिकार रखा गया, एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करने की कोशिश की गई और किया एग्जैक्टली किया भी गया। अब उस डेफिसिट को ख़त्म करने में, उसको ब्रिज करने में कितना वक्त लगेगा और ये दौरा इस हवाले से कितना अहम है? ये दौरा तो बहुत अहम है उस ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो एक मुलाकात से नहीं होगा। जो ज़रर है वो काफ़ी गहरा है। अब आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आप इतने सारे MOU साइन कर रहे हैं, तो उससे फिर पता चलेगा कि क्या आप वाकई संजीदा हैं अपने ट्रस्ट को बढ़ाने में, या सिर्फ जो है वो आप कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके लिए आप देखिए कि अभी की जो हुकूमत है उसके बारे में ये माना जाता है कि ये काम करने वाले लोग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अभी भी आप मुल्क के अंदर देख लीजिए कितने ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। वो जो डेवलपमेंट हो रही है वो उससे एक ट्रस्ट बनता है इन्वेस्टर्स का कि हाँ यहाँ पे काम हो रहा है, तो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी काम आगे बढ़ेगा, पहले की तरह रुक नहीं जाएगा। तो सिर्फ जो है विजिट इज नॉट इनफ, जो फॉलो अप होगा उसकी स्पीड और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पे आपका ट्रस्ट एक्चुअली बनेगा। बिल्कुल ठीक। और नायला साहबा, चूँकि हम ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, आई रिमेंबर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा था कि जो भी हर्डल्स थे वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हों या किसी और मामले का हर्डल हो, उन सबको रिमूव किया गया। एक नया एरा हम देखेंगे CPEC का। ये जो हर्डल्स रिमूव करने की हम बात करें, ज़ाहिर है कि हम रिमूव तो कर पाएँ, लेकिन आपको लगता है कि इस मामले पर चाइना और पाकिस्तान को मिलकर कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेने चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि माजी में रिस्पॉन्सिबल कौन था? वो एक शख्स था, वो एक टीम थी, वो कौन था? इन एक्चुअल किसने इसको इतना नुकसान पहुंचाया? जो कि ये बात पाकिस्तान की है, ये बात पाकिस्तान के अवाम की है। देखिए, नुकसान तो बाहर से भी आपको बहुत हो रहा है, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस नहीं चाहते कि यहाँ पे तरक्की हो। उन्होंने बहुत सी एक्टिविटीज यहाँ पे स्पॉन्सर की। गुलबशन जो आपका यादव था, वो उसने खुद कन्फेस किया कि वो यहाँ आया था CPEC की खराबी के लिए। और मतलब इस हद तक उनकी ओडेसिटी है कि वो ना सिर्फ जुबानी उसको वो करते हैं, बल्कि वो यहाँ पे इसको सैबोटेज करने आते हैं। तो जरर तो हर तरफ से आपको मिल रहा है।
और कुछ हम अपने घर में भी बहुत माहिर हैं इन कामों में। सो कुछ दुश्मन भी आपके मदद करते हैं जब आप इस किस्म के कामों में, एक्टिविटीज में पड़ जाएं। लेकिन मकसद ये है कि अब हमने पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, और अगर हम सीरियसली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपका जो जरर था वो डैमेज मिनिमाइजेशन हो जाएगी और आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। और नैला साहब, आप ये समझती हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि हम माजी की तलखियों को, जो भी हिस्ट्री रही है, वो चाहे पाकिस्तान इंडिया की हो, वो चाहे किसी भी दुश्मन मुल्क की रही हो, हम इन सब को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ जो कि अब मोदी साहब को भी सीखना चाहिए पाकिस्तान से, सीखना चाहिए हमारी पॉलिसी से, और सीखना चाहिए पाक चाइना दोस्ती से, ताउन से, ताल्लुक़ से, कि हम बात करते हैं अवाम की, हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की, तो माजी की तलखियाँ भूलनी चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया को भी ऐसे किसी मामले को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर ऐसा कोई मामला हो भी तो इंडिया को खुद चाहिए कि वो कहे कि लेट्स एंड दिस। आपने क्योंकि कुलभूषण यादव का जिक्र किया, जो हो गया माजी में सो हो गया, अब तो आगे बढ़ना है। अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर हमने आज काम ना किया आवाम के लिए तो फिर ज़ाहिर है बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल बात सही है, लेकिन सीखेगा वो जो उसका फायदा चाहता, वो जो कि शुरू से ही उसका एजेंडा अलग है, वो आपसे क्यों सीखेंगे? वो तो सिर्फ शर फैलाएंगे और उनका एजेंडा ही ये है। उनके जो ग्रोह बन रहे हैं वो भी इसी एजेंडा पे है कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो बेअमनी आए, ताकि वो जिस तरह कश्मीर में कर रहे हैं, जिस तरह वो बाकी फोरम्स पे कर रहे हैं, वो उसको कंटिन्यू कर सके। आपकी इंस्टेबिलिटी आपके दुश्मनों के हक में है, सो वो आपकी अच्छाई से तो नहीं सीखना चाहते, बिकॉज आपकी अच्छाई को वो मानना ही नहीं चाहते। मकसद ये है उनका कि आपके यहाँ आप आपस में घर में एक दूसरे के जो है वो कत्ल गारत करते रहे और आपके दुश्मन जो है आपके घर की आग पे हाथ सेकते रहे। हमें सोचना है कि हमने अपने घर को आग क्यों लगानी, हमने बसों को आग क्यों लगानी है, हमने गाड़ियों को आग क्यों लगानी है, हमने जो हमारे मतलब मेहनत कश बिजनेसमैन है उनकी दुकानों को आपने क्यों तोड़ना है? आप अगर कोई सियासी मकसद के लिए आ रहे तो आप सियासी ही बात करें। तोड़ फोड़, जलाओ घराओ, दरख्तों को जलाया जा रहा है, क्यों? एक तरफ आप कहते हैं कि हमने दुनिया में सबसे ज्यादा दरख्त उगाए और आपने सबसे ज्यादा दरख्त जला भी दी, तो एक कंट्रडिक्शन है। आपके दुश्मन तो आपसे कुछ आपने नहीं कर दी सीखेंगे। नाला साहबा, चूंकि हम यही देखते आए हैं जब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इमरान खान साहब ने, लगता यह है कि इंडिया से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। चूंकि जिस तरह से भारतीय मीडिया ने इसको कैश किया है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट आर स्टेबिलिटी, अगेंस्ट आर पीस, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें बड़ी जाहिर हो जाती हैं कि आप किसके एजेंडे पर काम करें। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, बड़ी अहम बात आपने की। हम सबको मुल्क की बात चाहिए, यानी पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, आवाम की बात करनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करनी चाहिए। ये जलाओ घेराव तोड़ फोड़, ये सियासत जो है इससे नुकसान पहुंचता है और ये होना नहीं चाहिए। हम चूंकि बात आज करें पाक चाइना दोस्ती की, चूंकि पाकिस्तान और चाइना एक पॉइंट है इनका, वो पॉइंट क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमने इंप्रूव करना है। अच्छे बुरे वक्त के अगर हम साथी हैं तो बुरे वक्त में किस तरह से एक दूसरे का साथ हम देते हैं ये हम साबित भी करते हैं, और इसी पर हमने बात भी करनी है कि बलूचिस्तान हो या सिंध हो, यानी अंदरूनी सिंध हो, या कोई ऐसा इलाका जहां पर तरक्की नहीं है, तरक्की कैसे हो सकती है, खुशहाली कैसे आ सकती है, चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। इस वक्त ये जो अहम तरीन दौरा है, वक्तन फवक्तन हम मजीद अपडेट से भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते रहेंगे। जो जो मुलाकातें होंगी, जो जो बातचीत होगी, हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। लीका चांग से भी उनकी मुलाकात होगी, वो भी हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। लेकिन अभी कुछ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और हमारे साथ नन्हे मुन्ने मेहमान हमारे, हम शोतोकान की बात कर रहे थे। इट्स नॉट शोतोकान, ये तो मेरा ख्याल है एक कुछ और टाइप के कराटे थे, लेकिन ऑनलाइन चैंपियनशिप थी जो कि 27 से 31 अक्टूबर तक हुई कोरिया में, जनूबी कोरिया में होने वाली इस ऑनलाइन कराटे चैंपियनशिप में जनाब पाकिस्तान की बेटी ने गोल्ड मेडल लिया है। अनीका महर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं,
तो इससे पहले कि मैं तमहीद बांधूं, मैं ज्यादा डिटेल शेयर करूं, मेरा ख्याल है अनीका से पूछ लेते हैं कैसा रहा उनका बिल्कुल ठीक है, एक्सपीरियंस अनीका। और ये ऑनलाइन कैसे था। एग्जैक्ट। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अनीका, हमें तो ये मालूम ही नहीं कि ऑनलाइन कराटे चैंपियनशिप भी होती है, कंपटीशन में, तो कैसे हुआ ये अब जो है वो स्टार्ट हो गया। असल में फ़ाइट जो होती है, मतलब डिफरेंट जो कराटे है वो 3 चीज़ों में मतलब 2 कॉम्पिटिशंस होते हैं। एक फ़ाइट होती है और एक काता होता है। काता इज़ अ लाइक ग्रुप ऑफ स्टेप्स। तो फाइट में तो ऑफ कोर्स आपको वहाँ फिजिकल होना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन ये काता था जो कि ऑनलाइन जा सकता था, उसमें आपको स्टेप्स करने होते हैं, तो वो किया मैंने। और अच्छा, और ये स्टेप्स अकेले होते हैं वैसे? कोई साथ अकेले होते हैं 3 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अकेले वाला था, इंडिविजुअल था। अगर हम जान सकें वो स्टेप्स एग्जैक्टली कौन से होते हैं? स्टेप्स इस तरह होते हैं कि आप इमेजिन करते हैं कि कोई आपको अटैक कर रहा है और आप उसको डिफेंस कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि अगर हमसे आपसे कहेंगे सीट से उतर के यहीं पे खड़े खड़े हमें कोई ऐसा स्टेप करके दिखाएं? अभी आप बेशक हमारे पे आ जाए तो एडजस्ट कर रही हैं, हम जरा समझते हैं अनीका से कि अनीका ने कौन कौन से स्टेप्स किए। चूंकि ज़ाहिर है ऑनलाइन कंपटीशन है, नहीं पता जज को इम्प्रेस कैसे करना है, तो जरा अनीका की तरफ वापस आते हैं। मुझे समझ ये आ रहा है शेब वैसे कि ना ये हवा में होता है, हवा में आप फाइट कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं कि एक बंदा आपके सामने खड़ा है, उसको फेंटी लगा रहे। तो अनीका की तरफ आते हैं दोबारा। मैं बेसिक बिल्कुल जो बेसिक आता है वो करूंगी। ये कंपटीशन वाला थोड़ा ओके ठीक है। बेसिक फॉर एग्जांपल, अब मुझे यहाँ इस साइड से मैं स्टार्ट करूंगी। अच्छा, हमारा जो शोदोकान कराटे है उसमें हम अटैक नहीं करते, हम हमेशा डिफेंस में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने किक किया, फॉर एग्जांपल इस तरफ से, ओके ठीक है। अब मैंने किक की, उसके बाद यहाँ से पंच, ओके ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे वहाँ से कोई किक कर रहा है, ओके। फिर अच्छा, उसका तो attack अनीका होता क्या है कि वो बताती हैं आपको कि राइट से किक आई है? नहीं। अच्छा, खुद से करना है आपने? ये खुद मैंने इमेजिन किया है यहाँ पे, इमेजिन किए हैं। और इसके लिए ये कितनी साथ से बताती प्रैक्टिस भी हैं? रिक्वायर्ड होती है? क्या? नहीं, ये सिर्फ आप खड़े होंगे और आप जो है वो करेंगे। अपनी बताएंगे बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्लेन आप सब कुछ जी, कर जी, रहे हैं। जी, कितनी देर का होता है ये? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट, 3 मिनट और अप्रॉक्सीमेटली। डिफरेंट मैचेस होते हैं इसमें? 3-4 सेशंस होते हैं या एक ही सेशन होता है? डिफरेंट मैचेस होते हैं, जिस तरह कुमीते में होते हैं उसी तरह इसमें भी। अगर आप आगे, मतलब अगर आप जीत गए हैं तो आप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, फिर नेक्स्ट में, और फिर आप मेडल लेंगे। अच्छा, आप पहले बैठ जाएं। एग्जैक्टली, मैं जब तक भी वो बैठती है, हम आपको बताएं कि अभी हमें कोच कासिम सुलेमान साहब भी ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक के थ्रू, और हम वी आर ट्राइंग टू कांटेक्ट हिम। ये जनूबी कोरिया में मौजूद हैं और इनकी बेटी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तरीम ने, और उन्होंने भी गोल्ड मेडल माशाल्लाह लिया, उनका भी गोल्ड मेडल है। जी। अच्छा, और मुशाहिद कमाल का भी गोल्ड मेडल है। 3 बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया है माशाल्लाह। तो बाकी किस मुल्क से पार्टिसिपेंट्स थे? ऑल ओवर द वर्ल्ड थे। अच्छा, और कितने सारे total थे? ऑनलाइन थे? ये वाले जो ऑनलाइन थे वो सब ऑनलाइन। काता वाज ऑनलाइन और फाइट वाज देयर। तभी तो कासिम साहब वहीं पर मौजूद हैं क्योंकि फाइट्स वहां पर वायरल हुई हैं। तो फाइट्स में पाकिस्तानी मौजूद थे? नहीं, इस दफा नहीं कोई। इस दफा नहीं थे। ओके, जबरदस्त। अब मुझे बताएं कि रूटीन क्या होती है आपकी और इसके लिए प्रैक्टिस कितनी करनी होती है आपने? प्रैक्टिस रोज़ाना करनी पड़ती है Daily ऑफ कोर्स, और रूटीन यही है कि रोज़ाना 1-2 घंटे लाजमी। अच्छा, आपने क्यों सीखा ये? बिकॉज ऑफ सेल्फ डिफेंस? बिकॉज ऑफ सेल्फ डिफेंस। और कितने अरसे से आप काता और शोतोकान सीख रही हैं? मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। ओके, 3 साल। और 3 साल में कौन कौन से बेल्ट्स मिल जाते हैं? 3 साल में अभी मैं ब्राउन, मेरे 1 बेल्ट रहेगी और फिर मैं ब्लैक बेल्ट हो जाऊंगी। 3 साल में आप ब्लैक बेल्ट और हो सकते हैं। उसमें जो पहले आपने अचीव कर ली वो कौन कौन से थे? मेरी वाइट, येलो, वाइट, हाँ, ये येलो। सीक्वेंस बताना था कि व्हाइट से तो स्टार्ट हुआ, अब वो सेकंड लास्ट में विच इज ब्राउन, नेक्स्ट इज ब्लैक। लेकिन ब्राउन और व्हाइट के दरमियान कितनी है? वो येलो, ग्रीन, ब्लू, वो सारी बता दें। वाइट होती है, फिर उसके बाद येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर पर्पल, फिर ब्लू, फिर ब्राउन। 3 होती हैं टोटल, और फिर ब्लैक होती है। टोटल 10 खासी ज़्यादा बेल्ट्स होती हैं और 3 साल में आप ब्लैक बेल्ट तक पहुंच जाते हैं। और ब्लैक बेल्ट तक पहुंचना एक अचीवमेंट है, लेकिन जो काता में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, ये तो एक नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट है कि एक ऑनलाइन कंपटीशन है, उसमें आपको इम्प्रेस करना है। तो वहाँ जजेस कितने होते हैं? टोटल जजेस होते हैं 4। और वो जजेस वैसे कोरिया के ही थे? जी। Okay. नहीं, पाकिस्तान से भी थे। कासिम साहब जज तो नहीं थे? जी थे। ओ, ये तो आपके ट्रेनर भी हैं, जी। कोच भी हैं, लेकिन बहरहाल बाकी जज भी थे। ये नहीं कि उन्होंने अपने बच्चे को वो किया होगा सपोर्ट, जजेस बाकी भी थे। अच्छा अनीका, मुझे ये बताएं कि जैसे पार्टिसिपेंट्स की फाइट होती है ना, नॉर्मली हम देखते हैं तो गर्ल्स की गर्ल्स के साथ फाइट होती है, बॉयज़ की बॉयज़ के साथ होती है। तो ये जो ऑनलाइन होता है काता जो होता है, इसमें भी फीमेल को कंपटीशन फीमेल से होता है या एक बंदा इंडिविजुअली जो एक्ट करता है उसके पॉइंट्स मिल जाते हैं? नहीं, इंडिविजुअल भी में भी फीमेल के साथ ही होगा आपका।
ठीक है, फीमेल का कंपैरिजन फीमेल के साथ होता है, बॉयज़ का, और इसमें एज लिमिट भी होती है कि आपके एज फेलोज के साथ होता है? एज फेलोज की वेट कैटेगरी होती है। अच्छा, वेट कैटेगरी होती है इसमें। एज जो मर्जी हो, एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन वेट का नंबर पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 50 है, 60 है, जो भी उसमें है। जनरली हम लड़कियों को या खवातीन को कराटे में, शोतोकान में, काता में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह से लोहा मनवाते देख रहे हैं? कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की लड़कियाँ, बच्चियाँ, खवातीन जा रही हैं और साबित करके आ रही है कि हमें बड़ा अच्छा काता आता है? पाकिस्तान से तो अभी जो है वो जा सकते हैं। Okay. और लड़कियां जो हैं वो जो जाना चाहती हैं वो जाती भी हैं। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी तरफ रुझान आ रहा है लोगों का। तो इस तरह यानी इजी हो गया उनके लिए, अब Easy हो गया। प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको पता भी चल गया, वो सीख भी रही हैं। आप यानी पढ़ती भी हैं सीखती- निका? क्या हुआ? आप पढ़ती भी हैं? जी मैं सेकेंड ईयर। वेरी गुड। अच्छा, वैसे काता आई मीन शोतोकान या कराटे सीखने से आपकी स्टडीज में कितना आपको फायदा महसूस होता है? ऑफ कोर्स फ़ायदा होता है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। आप जो है वो आपका माइंड जो है वो एक तरह से आप कह लें फ्रेश हो जाता है उसकी वजह से। तो वो चीज़ आपकी स्टडीज़ में भी आपको नज़र आती है फिर। अच्छा, जब आपने स्टेप्स सीखे उस दौरान फिजिकल फाइट्स भी आप सीखते होंगे, जाहिर है, जब आप डिफरेंट बेल्ट्स ले रहे होते हैं। कभी अम्मी ने Physically कहा तो नहीं strong- मार खा के ना आना? नहीं कभी नहीं कहा? नहीं। कभी ऐसा हुआ कोई निशान विशान पड़ गया, अम्मी ने कहा बेटा छोड़ ही दो तुम ये? हाँ, ये अम्मी कहती है कि जब ब्रूजेस होते हैं हाँ, तो कभी पढ़ते हैं? हाँ, फिर बिल्कुल क्या करते? अम्मी से छुपाती है कि अम्मी को दिखा देती हैं? छुपा लेती हूँ। सबसे ज्यादा कब आपको चोट लगी? फाइट में लगी थी, एक दफा लगी थी। एक दफा लगी। अम्मी ने क्या कहा? अम्मी को बताया ही नहीं। अम्मी को बताया ही नहीं। चले जी, हमारे साथ अब कोच कासिम सुलेमान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपने कोरिया से हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आप जज भी थे माशाल्लाह वहाँ पर। एक तो मुबारकबाद के ज़ाहिर है जिनको आपने सिखाया, उन्होंने गोल्ड मेडल माशाल्लाह लिया, आपकी बेटी ने भी। थोड़ा सा जानना चाहते हैं इस कॉम्पिटिशन से मुताल्लिक कि कितना डिफरेंट कॉम्पिटिशन था? ज़ाहिर है काता है, ऑनलाइन आपने सारे मूव्स दिखाने हैं, उसकी आपने सारी पहले इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी, कैसा रहा सारा एक्सपीरियंस? जी बहुत शुक्रिया। इसमें एक्चुअली जो होते ऑनलाइन में ये होता है कि आप वीडियो के भेज देते हैं सही। और क्योंकि वहां से मतलब कोई जितना भी आजकल बच्चों के ठीक। कासिम साहब, आप की मेहनत हमने देखा कि रंग लाई, और अब लास्ट टाइम जब कासिम साहब स्टूडियोज में आए थे उनकी बेटी भी साथ मौजूद थी एंड शी वाज फाइटिंग वंडरफुल। अभी वो उनके साथ भी थी। हम उनसे जब जैसे ही दोबारा कांटेक्ट करेंगे तो ये भी पूछेंगे कि जनाब वहाँ पे क्या चल रहा है, उनकी बेटी ने कैसा परफॉर्म किया और जितना सिखाया था, जैसे ये स्टूडेंट्स माशाल्लाह से अच्छा खेल रहे हैं, तो लोग कैसे खेल रहे हैं। चले ऐसा करते हैं कि इस पर कंटिन्यू हम करेंगे अपनी डिस्कशन को, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, फिर कासिम साहब से बात करेंगे और अनीका तो साथ मौजूद ही हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अनीका महर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अनीका, आपकी चैंपियनशिप से मुतालिक तो बात हो गई, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आपने शोतोकान का इंतखाब क्यों किया? कराटे तो और भी होते हैं, जूडो भी होते हैं, और पता नहीं बड़े कौन कान कौन भी से- होते हैं। बड़े कान भी होते हैं, शोतोकान भी होते हैं। शोतोकान क्योंकि जो कराटे स्टार्ट हुआ उसका जो बेस आप कह रही हैं, जो पायनियर है वो शोतोकान था, तो इसलिए फिर मैंने वही जो है वो स्टार्ट किया। 3 साल पहले आपने आगाज किया, जी। कैसे आपको ये लगा कि कराटे सीखने चाहिए? क्या जरूरत महसूस हुई? क्या किसी ने तंग किया था आपको? आपने कहा मैं कराटे सीखूंगी ना, फिर मैं बदला लूंगी? असल में मैं अपने भाई के साथ एक दफ़ा गई तो मेरे दिमाग में आया कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अकेले कहीं जाना पड़ गया तो मैं क्या करूँगी। मुझे किसी ने तंग किया, मुझे किसी ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूँगी। तो मैं अपने भाई के पास गई, मैंने उससे पूछा कि अगर मुझे इस तरह किसी ने तंग किया, मुझे कभी अकेले जाना पड़ गया तो मैं कैसे जाऊँगी, मुझे तो डर लगता है। तो मेरा भाई कहता है कि उसके लिए तो तुम्हें फिर कराटे आने चाहिए। तो मैंने कहा बस अब कराटे सीखने हैं। तो Okay. और आपके बहन भाई भी सीखते हैं कोई? नहीं आपसे फाक- नहीं सिर्फ मैं। आप बड़ी बहन है? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी है, लेकिन उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चूज किया कराटे, दैट टू शोतोकान, कि मैं सीखूंगी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। और एक भाई ने सपोर्ट किया, भाई ने खुद गाइड किया कि नहीं ठीक है, फिर आप कराटे सीखे ताकि आप अकेले निकल सकें। क्योंकि ज़रा कुछ ऐसी खबरें आती रही हैं, कुछ ऐसा मामला हम देखते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि सेल्फ डिफेंस बड़ा अहम हो चुका है, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए भी। और एक चीज़ मैं शेयर कर दूँ, सेल्फ डिफेंस के लिए ना
जिन खवातीन को कराटे नहीं आते वो क्या करती हैं, मिर्चों वाला छोटा सा स्प्रे अपने पास रखती है, कोई तंग करे तो उसके फेस पे स्प्रे कर दे। तो ये भी एक छोटा सा टूल है। दूर से आवाज कसे तो फिर स्प्रे करने करीब जाएंगी। पहले पास जाए ना, उसे इधर आओ, पास आके जरा बात करो, उसको स्प्रे करे, भाग जाए क्या, उसने भी तो भागना ही है ना बात करके। नहीं वो तो जरा क्या बेचारा तो नहीं कहेंगे, जिसने ऐसी मस्ती के कतन बेचारा नहीं है वो। लेकिन अनीका से पूछते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया, मतलब कराटे नहीं आते थे तब कितना कॉन्फिडेंस था, कराटे सीखने के बाद? एक ही कराटे ना आने से पहले मैं हर जगह जाने से डरती थी, अब मैं कराटे करने खुद अकेली जाती हूँ। अकेली जाती है? अकेले। ओके, जबरदस्त। और अनीका कभी ऐसा मामला हुआ कि जिस तरह सलमान ने शेयर किया, कोई ऐसा मामला हो किसी ने आपको छेड़ा हो या कोशिश की और फिर अनीका ने कहा पुत्र आना? असल में ये सब मैं सेंसे को वो करूँगी क्योंकि सेंसे हमें सेल्फ डिफेंस टेक्निक हर क्लास में करवाते हैं। और वो यही कहते हैं कि सबसे पहले ना अपना डर निकालो। जब तुम्हें कोई छेड़ने आ रहा है ना या तुम्हें तंग करने आ रहा है तो उसके अंदर 90% उसके दिल में डर होगा। अगर खुद डर जाओगे ना तो वो और यानी कोई आपकी तरफ आ रहा है तो पहले ही बाजू चढ़ा ले। हाँ, पहले ही बाजू चढ़ा ले। और सेंसे हमेशा कहते हैं शाउट करो। तो इसी तरह मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ और मैंने वही सेंसिबली मैंने जो है ना चीखना शुरू कर दिया और इससे पहले कि कुछ मैं मारती या कुछ और होता वो उससे पहले ही भाग। यानी आपके चीखने से भी भाग गया। उसने कहा नहीं इत्थे दाल नहीं गलनी, नसो इत्थों भज्जो। या उसे अंदाजा हो गया कि इसने यूं किया ना आप मारेंगे। शो के बाद मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं चीख के देखूंगी शुएब को डर लगता है या नहीं लगता। कराने की कोशिश नहीं शो पे नहीं भैया, शो ऑन एयर थोड़ी ऐसे। छेड़ा किसी ने आपको? नहीं मेरे साथ ऐसा मामला नहीं हुआ, मैं तो इस घर से स्कूल से सब सेंसिबल निकले। उन्होंने कहा नहीं छेड़ना, मारेगी। नहीं मारेगी नहीं, रोने बैठ जाएगी क्योंकि मुझे कराटे नहीं आते ना। सीखना चाहती है कराटे? मैं सीखना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं अनीका से टिप्स लूंगी इसके बाद। अच्छा, कासिम साहब अगर साथ मौजूद है तो हम उनकी तरफ चले जाते हैं। क्या है कासिम साहब? ठीक, कासिम साहब नहीं है, ठीक है जी, अनीका के पास ही हम आते हैं। अच्छा अनीका, कासिम साहब चूंकि नहीं है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप बताएं कि कितने अच्छे ट्रेनर वो हैं, कितने अच्छे कोच वो हैं, कितना अच्छा उन्होंने सिखाया, कितना कॉन्फिडेंस एक कोच ने दिया? सारा कॉन्फिडेंस मेरे सेंसे हम सर को बोलते हैं और उन्हीं की वजह से आया। और जितना मैं आज जहाँ मैंने मेडल लिया या जो भी हुआ वो सब सेंसे की बदौलत ही हुआ। और मैंने सर मेरे साथ नहीं, मैं देखती हूँ लड़कियाँ आती हैं बहुत डर रही होती हैं कि मतलब अक्सर डर के आती हैं कि हमें किसी ने तंग किया तो हम इसलिए जो है वो सीखना चाहते हैं। लेकिन कुछ 3-4 महीने बाद ही उनके अंदर इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। वो जो सर उन्हें सिखाते हैं उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम कर सकते हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो सर की बदौलत ही माशाल्लाह। और चूंकि ज़रा ये पहला कंपटीशन था आपका, था तो इंटरनेशनल, बट आप ज़रा यहाँ से पार्टिसिपेट किया। कोई ऐसा प्लान कि आप जाना चाह रही हूँ या प्लान कर रही हूँ कि आप जाएंगी किसी और जगह पे, बिलखुसूस कोरिया में जाके किसी कंपटीशन का पार्ट? इंशाल्लाह। किस कंपटीशन का? इसी का नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। चलें, ऑल द बेस्ट। तब ब्लैक बेल्ट भी आ जाएगी ना इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट जी, बहुत शुक्रिया मौजूद थे, बड़ा अच्छा लगा बात करके। कोशिश करें किसी और दिन हम तहरीम को भी बुलाएं और ज़रूर उनसे भी बात करें और मुशाहिद साहब से भी जिक्र करें, उनसे भी बात करें। आज कॉलेज से इसलिए बात ना कर पाए। मेरे से ज़्यादा इरादे वैसे आपके लग रहे हैं मुझे शोतोकान सीखने के लिए। बेटी को सिखाना है, मैं बेटी को लेकर भी गया था यहाँ पर, तो मुझे बेटी को सिखाना है, बेटे को भी सिखाना है, लेकिन बेटा सीखे बगैर भी जरूर सिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी बेटियों को स्ट्रेंथ देनी है, उनकी मदद करनी है और ये बड़ी अच्छी एक बाप की तरफ से एक बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। मैं तो कहती हूँ आप अपनी मदद कर रहे हैं कि आपको नहीं हर जगह साथ जाना पड़ेगा, वो खुद जाएंगी, वो खुद ही बाजू चढ़ा लेंगी। वो खुद जाएंगी, उन्हें इंडिपेंडेंट करें। वो इंडिपेंडेंट करने के लिए ज़ाहिर है आपको कराटे सीखें, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखें या चाहे हो पेपर स्प्रे, बट व्हाटएवर यू थिंक लाइक ज़रूर सिखाना चाहिए। चलें जी बढ़ते हैं आगे। इससे पहले अगले मौजू की तरफ जाएँ, अगले मेहमान की तरफ जाएँ। कुछ खबरें हमारे पास हैं मुख्तलिफ ममालिक से। स्विट्ज़रलैंड से खबर है। स्विट्ज़रलैंड के सबसे बड़े निजी रेलवे ऑपरेटर ने तवील तरीन मुसाफिर ट्रेन का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मुसाफिर रेलवे ट्रेन है, 4 इंजन है, 100 बोगियाँ शामिल है, कुल लंबाई है 1910 मीटर, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर की ट्रेन है। 15 किलोमीटर तवील रूट जनूबी मशरकी स्विट्ज़रलैंड में परेडा से एल्वानियो तक है और ये ट्रेन स्विस रेलवे की 175वीं सालगिरह के मौके पर खुसूसी तौर पर तैयार की और आपने ट्रेन की बात बताई है, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ शेफ। हम सूरज को हमेशा नाराज देखते हैं, बहुत जोर जोर से चमकते हुए सूरज की गर्मी देखते हैं, लेकिन सूरज बड़ी प्यारी चीज़ है। नासा ने कुछ पिक्चर्स शेयर की है, मुझे पता है आप डायलॉग पे हंस रहे हैं, सूरज बड़ी प्यारी चीज़ है। सूरज की नासों की तस्वीर है ये तो नहीं, ये सूरज की ऐसी तस्वीर है जिसमें सूरज मुस्कुरा रहे हैं। देखिए इतने खूबसूरत, ये जो हमें निशान नजर आ रहे हैं ना, ऐसे लगता है कि ये
सूरज स्माइल कर रहा है, हमेशा गुस्से में नहीं रहता सूरज, सिर्फ वो चिलचिलाती धूप नहीं होती, ऐसी मुस्कुराती तस्वीरें भी सामने आती है अच्छा, जो भी हम ऑनेस्टली अपने व्यूअर्स को वैसे दिखा रहे हैं। कहीं से रियल लगी नहीं, बट ये रियल पिक्चर है। हाँ, ये रियल पिक्चर है। वो जो छोटे छोटे काले धब्बे नजर आ रहे हैं, पता नहीं वहाँ भी लोग आंखें। होंगे जमीन के ऊपर। नहीं, वो तो आंखें हैं ना। हाँ, वो सूरज की आंखें हैं, लेकिन सूरज हमें आंखें नहीं दिखा रहा, देखो स्माइल कर रहा है और आंखें बंद सूरज भी इतना की हुई क्यूट लग रहा है इस वक्त आंखें ना। नीच ली हैं सूरज ने और मुस्कुरा रहा है सूरज। ये सूरज आपको तो नहीं देख रहा था आसमान से? मुझे देख के आंखें के नीचे का, मुझे देख के तो आंखें उसकी बटन की तरह खोलेगा वो। लेकिन ये जो मुस्कुरा रहा है, ये हाँ। क्या गम है जो छुपा रहा है? ये गम छुपा रहा है कि ये जमीन वाले मुझे हमेशा बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं मुस्कुराता भी हूँ और कभी कभी मैं छाँव भी देता हूँ, हमेशा धूप नहीं होती मेरी। जब सूरज छाँव ढलता है सूरज तो हमें नहीं देता, वो तो हमें भाई बादल वो जब चला जाता है सूरज तो छाँव ही समझे ना, भी उसकी मेहरबानी है, थोड़ी देर के लिए छुट्टी करते हैं। कोपनेरा जब चला जाए सूरज तो सूरज कहीं नहीं जाता, जाता तो खैर हम है, लेकिन देखिए ना हम ये हाँ। कहते हैं सूरज चला गया, हालांकि जा तो हम रहे होते हैं, सूरज तो वहीं कमाएंगे, हम रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एनीवेज अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स से मुताल्लिक। स्कॉलरशिप्स यानी चाहे वो जर्मनी की हो, अमेरिका की हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, कोई और मुल्क जिसकी स्कॉलरशिप आप सिक्योर करना चाहते हैं, फिर उसमें हम देखें डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। साइंस की अलग है, सोशल साइंसेस की अलग है, देन आर्ट्स और बहुत से शोबे हैं। अक्सर ये होता है सलमा, पता ही नहीं होता कि स्कॉलरशिप्स कहाँ से आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं। HEC की वेबसाइट पे आप गए, कुछ वहाँ पर नोटिफिकेशंस आते हैं जहाँ से हम मालूम कर पाते हैं कहाँ की स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, यू और शिव बहुत सी, जैसे आपने कहा ना, नहीं पता होता, ना पता होने की एक बड़ी वजह ये गाइडेंस नहीं होती, Guidance नहीं काउंसलिंग नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता। तो यही जानने के लिए आज हमने मदु किया है स्टूडियोज़ में डॉक्टर महर मोहसिन रज़ा साहब को, जो कि माहिर तालीम हैं, तो बीइंग एक्सपर्ट उनसे जानेंगे कि वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होता वो कैसे पता रखें और कैसे वो स्कॉलरशिप्स सिक्योर करें इंटरनेशनली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जो आप लोगों ने आज चूज़ किया है। तो अगर आप देखें ना कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका मेजर सेगमेंट यूथ का है, एग्जैक्टली। और जब तक हम यूथ को ट्रेन नहीं करेंगे, यूथ को एक किसी पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा। अगर हम उसको एक पॉजिटिव लाइन के अंदर लेके आते हैं और वो आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप इतनी सारी यूथ को पाकिस्तान के अंदर ही प्लेस कर सकते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। और मोहसिन साहब, जब हम यूथ के लिए स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि हम स्कूल में, यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ेंगे तो हमारे मुल्क में हमारी यूनिवर्सिटी या स्कूल हमें स्कॉलरशिप देगा, लेकिन इंटरनेशनली कोई इदारा स्कॉलरशिप दे रहा है या नहीं दे रहा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए ऑफर कर रही है, हमारे स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे आप बात करिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये कहीं भी वायबल नहीं होता कि ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कि आप वहाँ की यूथ को वहाँ पे स्कॉलरशिप दें और वहाँ पे ट्रेन करें और वहाँ पे ही उनकी जॉब प्लेसमेंट हो। तो इसलिए ओवरसीज़ एक बहुत बड़ा फोरम है जहाँ पे वो प्रोसीड कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। एक और जो सबसे बड़ा अवेयरनेस का मसला है कि हमें ये लगता है कि ये जो चंद एक स्कॉलरशिप्स हैं यही दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है। हर गवर्नमेंट के अंदर, फॉरेन के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप देती हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती हैं, जो कि आमतौर पे यूथ को उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो ख़ास तौर पे एक हमारी यूथ के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो हायर डिग्रीज़ के अंदर इनरोल हैं, जो मास्टर डिग्रीज़ हैं, जो MPhil है, जो PhD है। उनके लिए मैं कहूँगा कि वो जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनकी वेबसाइट पे देखें तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्कॉलरशिप दिए होते हैं। तो उसका एक प्रोसेस भी ये दिया होता है, तो उसको जाके देखें और उसका पूरा रिसर्च का जो मैकेनिज़्म है उसको फॉलो करें और अपने आप को अलाइन करें, अपने आप को अलाइन करें कि रिसर्च किन थीम्स के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अगर वो टॉपिक्स को भी उठाएं ना पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसके अंदर, इस वक्त दुनिया के अंदर, जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है। और जैसे हम इस वक्त फ्लड्स को देख रहे हैं, फ्लड्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो हमारे अगर यूथ यहाँ से इस आइडिया को ले जाए कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान किस तरह इफेक्ट हो रहा है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। इसके अलावा और बहुत सारी जो एरियाज हैं जिनके अंदर रिसर्च हो सकती है। तो HEC को भी इसके ऊपर एक पूरा फुल फ्लेज एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो जस्ट स्कॉलरशिप्स को देखे। का जिक्र आपने किया कि एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसीज़ को देखने के लिए आपको प्लेस किया गया नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने। किस तरह प्लेसमेंट ये हुई है, ये क्या पहली बार ऐसी कोई प्लेसमेंट हुई है? हाँ, ये असल में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एक पहला फैसिलिटेशन सेंटर डेवलप किया था, जो बाद में एक नेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज हुआ है, ई सर्विस डिलीवरी। क्या आप वन विंडो
आप जाएं एक जगह पे और वहाँ पे आपके तमाम मसाइल हल हों। ये ना हो कि जिस तरह पाकिस्तान में ट्रेडिशनल ऑफिस में होता है कि आप एक ऑफिस में जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, तीसरे में जाते हैं, एट दी एंड ये होता है कि आपका मसला हल नहीं होता। उसको हमने वन विंडो किया और एक फुल फ्लैज फैसिलिटेशन सेंटर डेवलप किया, जो कि मेरा जो फर्स्ट PhD थी उसका वो पार्ट था। वो फैसिलिटेशन सेंटर क्या क्या काम करता है? हाँ, उसके अंदर जो है हम एडमिशन से लेके, जो स्टूडेंट का एक गेटवे होता है एडमिशन से लेके उसकी डिग्री कंप्लीशन तक, इवन पोस्ट डिग्री जब वो अलमनाई होता है यूनिवर्सिटी का, तमाम उसके मसाइल को वो देखते हैं। अगर उसने डिग्री लेनी हो, ट्रांसक्रिप्ट लेना हो, डिग्री वेरीफाई करवानी हो, NOC लेना हो, और भी जो यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल उसके साथ रेलिवेंट है, जैसे कोई उसने अपना रेफरेंस लेटर लेना हो, तो वो वहाँ से हम वन विंडो से मैनेज करते थे। इवन आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना डिजिटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पोर्टल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, और हम उसको अपना रिस्पॉन्ड करते हैं विद इन 24 आवर। तो आई रिमेंबर कि पहले साल और पहले कोई 1 साल 6 महीनों के अंदर हमने कुछ 71,000 ईमेल का रिस्पॉन्स किया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। उससे क्या हुआ कि बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आपसे कांटेक्ट करती हैं कि ये शुएब साहब हैं, आपके ग्रेजुएट हैं, तो ये इन्होंने हमारे पास अप्लाई किया है, तो आप इनकी CV के ऊपर या इनके करैक्टर के ऊपर क्या कमेंट्स करते हैं बीइंग इंस्टीट्यूशन। तो जब आप कह उनको देते होंगे हम कुछ नहीं कह सकते शुएब साहब के बारे में। नहीं, उसका ये होता है कि आप बड़े एक एकेडमिक वे के अंदर लिखते हैं कि ही वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट और इसकी ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके रिस्पॉन्स के ऊपर उसका स्कॉलरशिप हो जाता है। उससे पहले क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ रिस्पॉन्स ही नहीं करती, और उस बच्चे का जो आपका ग्रेजुएट है, जो कि आपका एक प्राइड है, और वो कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है और आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया और सिंपली दे विल रिजेक्ट यू एज अ कैंडिडेट, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे याद है बहुत सारे हमने अपने जो स्टूडेंट हैं उनको हार्वर्ड में, उसको जर्मनी की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में प्लेस करवाया जस्ट फॉर दिस रिस्पॉन्स, जो ईमेल से हमने उनको रिस्पॉन्स किया। ये बहुत सारे इदारों में नहीं है, आपको पता है ना, आप तो पब्लिक सेक्टर किसी इदारे में फ़ोन कर लें तो वो फ़ोन नहीं उठाते। वहाँ भी हमने एक कॉल सेंटर बनाया जिसके अंदर अपना बिल्कुल डेडिकेटेड यूथ जो है वो बैठी हुई थी और वो उसको रिस्पॉन्स करते थे ईमेल्स के ऊपर, इवन सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो ट्रेडिशनल जो वेज ऑफ करस्पॉन्डेंस हैं बिटवीन द पब्लिक एंड द इंस्टीट्यूशन, वो ख़त्म कर दिए कि आप एक दरख्वास्त लिखें बाखिदमत जनाब और वो वाला सारा सिलसिला, और फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे जा रही है, तो वो टाइम का भी ज़्यादा है और रिसोर्सेज का भी ज़्यादा है। तो हमें दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं सर्विस डिलीवरी के, जिस तरह वो कम्प्लीटली वो एक डिजिटाइज हो गया है सर्विस सेक्टर, तो उसके ऊपर हम चले गए। और उसको फिर लेटर ऑन HEC ने भी जो है एज अ ग्रेजुएट ऑफिस जो है यूनिवर्सिटियों को डायरेक्ट किया कि इस मॉडल को आप लेके ले आएँ। वो मेरा PhD का जो डिसर्टेशन था सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर, एजुकेशन सर्विस क्वालिटी, उसके पार्ट के साथ हमने किया कि ये एक बहुत बड़ा एक गैप है कि हमने सर्विसेज को किस तरह इंप्रूव करना है। उससे पहले बात होती है टीचिंग के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, लेकिन ये जो सर्विस डिलीवरी का और सर्विस क्वालिटी का एक एरिया था, ये एक बहुत बड़ा गैप था, जिसको फॉरेन जो मेरे रिसर्च के रेफरेंस थे पार्टिकुलरली फ्रॉम मैरीलैंड यूनिवर्सिटी USA, उन्होंने इसको बड़ा एक्नॉलेज किया कि ये एक बहुत बड़ा एक रिसर्च गैप था और जिसके ऊपर रिसर्च हुई, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी रिसर्च का कोई आउटकम होना चाहिए। ये तो नहीं है कि आप रिसर्च कर रहे हैं और इतने बड़ी तादाद में लोग PhD में इनरोल हैं, MPhil में इनरोल हैं, तो उसका कोई आउटकम ना हो। मोहसिन साहब, व्हाई डू वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम HEC? क्योंकि HEC बहुत सारे डोमेन्स में बहुत सा काम कर सकते हैं, क्या इस शोबे में कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेट कर सके या प्राइवेट सेक्टर कहीं पे हेल्प कर सके? असल में जो HEC का काम है ना, बीइंग रेगुलेटर, वो ये नहीं है, हमने इसको गलत जो है ना वो कंसीव किया है कि वो HEC ने हर चीज़ काम करके देनी है, ऐसा नहीं है। बेसिकली उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटजीज डिवाइस करनी है जिसको प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को वो ऑन बोर्ड लेके आए, बेसिकली उनको मोटिवेट करें, एक पॉलिसी दें कि उसके ऊपर वो काम करें। जो कि अभी मैं आप शुएब आप पूछ रहे थे कि जो मेरी नेशनल असेंबली के साथ प्लेसमेंट है, इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि जो गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं हायर एजुकेशन के पाकिस्तान में, उनमें क्या इशू है। अब देख 18th अमेंडमेंट के बाद पार्टिकुलरली जो HEC, जो प्रोविंशियल HECs हैं और फिर HED है और चांसलर ऑफिस है, इनके दरमियान एक रोल कन्फ्यूजन मौजूद है पिछले 10 सालों से। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी था कि फर्दर लेजिस्लेशन तक जो है ना HEC को इन प्लेस रखा जाए। तो HEC की वो जो ग्रिप है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, वो मैं कहूँगा टू सम एक्सटेंट वो लूज़ हुई है इस टाइम के दौरान, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक रोल कन्फ्यूजन है कि वो कहाँ से डायरेक्शन लेंगी। ओके, ठीक है। तो
यहाँ पे अगर हम यूथ की बात करें तो इसमें क्योंकि HEC ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स को देख रहा है, मैं समझता हूँ कि एक पूरी बिल्डिंग बना दें, एक पूरी बिल्डिंग बना दें जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी फंडेड स्कॉलरशिप ना हो जो पाकिस्तान जिसके ऊपर स्पेंड कर रहा है, बल्कि वो बेसिकली एक फैसिलिटेशन ऑफिस हो जो यूथ को बताए कि फलां यूनिवर्सिटी के अंदर सब कुछ हो पाएगा बिकॉज़ आप स्टैंडिंग कमेटी का भी पार्ट है। जी, इसके अंदर हमने रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग कि आप जो है एक पूरा वन विंडो बनाएं HEC के अंदर। आप समझें कि आपका 63% यूथ है, आपने मेजर पार्ट ऑफ द यूथ जो है आपने ओवरसीज भेजना है स्कॉलरशिप्स के लिए। आप ये अपने एक टारगेट बना लें, सिर्फ वो स्कॉलरशिप नहीं जिनको पाकिस्तान फाइनेंस कर रहा है, जो फॉरेन स्कॉलरशिप्स हैं, आपने जस्ट स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनकी जो गाइड करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर फैसिलिटेट करना है। आपको ये बात माननी चाहिए कि हमारी यूथ के अंदर अभी तक वो अवेयरनेस का लेवल नहीं है इस मामले में, जो कि कुछ कंट्रीज खासतौर पे हमारे नेबर्स में जो उन्होंने फॉरेन स्कॉलरशिप्स को और ओवरसीज इस ट्रांजिशन को जिस तरह फैसिलिटेट किया, हम नहीं कर सके, हमें वो करना चाहिए। तो गैप अब आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया और इंशाल्लाह वो फिल होता हमें नजर जी, हम उस पे कर रहे हैं और HEC भी इसके ऊपर काम कर रही है कि जो सीरियसनेस गवर्नमेंट की नजर भी आ रही है आप। जी, गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है ना वो अपना जो प्लानिंग कमीशन है और HEC है और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है, ये इस चीज़ों को देख रही हैं। लेकिन मसला ये है कि इसको पॉलिसी की हद तक, पॉलिसी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तसलसल है पॉलिसीज का, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, लेकिन एटलीस्ट आगाज हुआ है। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, जो पॉलिसी की ट्रांसलेशन है और वो ग्रास रूट तक जाए और उसका एक टेंजिबल आउटकम निकले, वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें मेरे ख्याल में HEC को अगर ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही ले लेना, ठीक है, यूथ की जो मोबिलाइजेशन है ओवरसीज, उसके ऊपर ही काम करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में इससे बहुत बड़ा एक इनकलाब आ सकता है। बेशक उससे ये एक बात मैं इसमें ऐड करता जाऊँ, अगर आप अपनी यूथ को फॉरेन के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेस करेंगे या फॉरेन इंस्टीट्यूशन में लेके जाएंगे, तो पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है वो भी जाएगा और आपका जो भी नैरेटिव होगा किसी भी इशू के हवाले से वो इन्फ्लुएंस करेगा पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल सही, ये बड़ा अहम है। यूथ जाएगी और पढ़ी लिखी यूथ जाएगी तो आपका नैरेटिव भी स्ट्रांग होगा। काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, इससे मतलब गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, दीगर मौज़ूआत के साथ रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। Time to see the best in action. T20 cricket with all its charm. One will win, one shall lose. There will be some living their dreams, the others slithering into dismay. Fours, sixes, wickets, blinding catches. ICC World T20 2022, October 16th until November 13th, 2022. Live on PTV Sports HD. Game on है।
Hi all, it's Ben Cutting from Peshawar Zalmi here. Since we all know that Pakistan is going through a natural catastrophe and the worst floods ever, affecting 1/3 of the total population. So today I urge people to reach out and donate as much as they can for the flood affected in Pakistan. It would be greatly appreciated. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू की कोशिश करते नहीं हैं हम, लेकिन हो जाती है कि कुछ मेहमान बच्चे ऐसे गैर होते हैं। सियासी होते हैं। हम तो हैं भी बच्चे। नहीं, हम बड़े हो गए, हम बच्चे नहीं हैं, इसलिए बड़े वाले हम बच्चे। थोड़े से सियासी हो गए हैं। चले जनाब, बढ़ते हैं आगे। अब वफाकी वज़ीर बैन सूबाई राब्ता एहसानुर रहमान मज़ारी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीर से। NA 197 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए थे। ज़रा बात करेंगे कि किस तरह से खेलों के फ़रोग़ पर काम हो रहा है, टूरिज़्म पर काम हो रहा है, और क्या सुबह से कोऑर्डिनेशन एक बड़ा चैलेंज रहता है जब हुकूमत किसी और पार्टी की होती है। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, सो गुड टू हैव यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट सर। सर, सबसे पहले तो खेलों के फ़रोग़ पे जैसे अभी शोएब ने कहा कि बहुत सा काम हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप खुद व्यूअर्स को बताएं कि किन किन डोमेन्स में हम क्या क्या काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसे कि आपको पता है कि मेरी मिनिस्ट्री इंटर पॉल्यूशन कोऑर्डिनेशन IPC और स्पोर्ट्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अभी भी हमारे पास टाइकोंडो की 25 मुल्कों की टीम आई हुई है, जो अभी एशियन टूर्नामेंट होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट है। ओके, ये इस्लामाबाद में हो रहा है सर? इस्लामाबाद में, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हो रहा है जी। अच्छा। और वो कल से शुरू हो चुका है। ज़बरदस्त। आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी है और इंशाल्लाह ये 4 तक चलेगा, 4 नवंबर तक। ओके। तकरीबन 25 मुल्क आए हुए हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं जी। ज़बरदस्त। टाइकोंडो के जो हैं हमारे एशिया का सबसे बड़ा इवेंट है। और सर दैट्स एन अचीवमेंट कि 25 मुल्कों से एथलीट्स को लेकर आना, ज़ाहिर है उनको हम सिर्फ खेलने के लिए नहीं बुला रहे, सिर्फ घुमाए फिराएंगे भी, ज़रा कल्चर भी देखते हैं, वो बड़े अच्छी यादें लेकर जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा एजाज़ है कि इतना बड़ा इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं जी। और इसके साथ साथ सर हमारा कौमी खेल हॉकी जो थोड़ा सा निगलेक्टेड रहा माजी में, उसके फ़रोग़ के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? एक्चुअली जी हॉकी है हमारा नेशनल गेम है, बट मसला ये है कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फेम है, चार्म है, तो ज़्यादातर उसको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन हॉकी के लिए अब भी हम काम कर रहे हैं। हमारा खैर जब मैंने मिनिस्ट्री संभाली, मुझसे पहले उन्हें एक फॉरेनर कोच रखा था, एक्मन, एंड वो फॉरेनर कोच है एंड वी पेइंग हिम हेवीली। तो उसको हम देख रहे हैं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें कि न करें, क्योंकि हॉकी जो है बहुत ज़्यादा हमारी नीचे चली गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिवाइव करें, हॉकी हमारी ऊपर आए एंड इट्स आवर नेशनल गेम। यस। अब जो क्रिकेट फीवर की आपने खुद भी बात कर दी, क्रिकेट फॉलो करते हैं? बहुत कम करते हैं। जवानी में करता था, अभी खैर अभी I'm still young, not old. When I was a kid, I used to follow cricket. Okay. But अभी बहुत कम, टाइम नहीं मिलता जी। लेकिन अभी वर्ल्ड कप को नहीं फॉलो कर रहे? सुबह से लेकर शाम 7-8 बजे तक तो ऑफिस में होते हैं जी। अच्छा। तो बस आजकल तो ये फितरों को फॉलो कर रहे हैं। सर क्या लग रहा है, होने क्या वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। मरियम औरंगजेब साहब ने कहा था कि आने से पहले ही गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। हवा निकल गई है। ओके। लाहौर से निकला 10 लाख बंदा होगा, मुश्किल 7-8 हज़ार बंदा है। ये लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च में तब्दील हो गया, पता नहीं कब पहुंचेंगे इस्लामाबाद। हम तो इंतजार में बैठे हुए हैं और हकीम सनाउल्लाह साहब भी इंतजार में बैठे हुए हैं, ये पहुंचे तो। सनाउल्लाह साहब के बारे में एक मरियम नवाज साहिबा बड़ी अच्छी बात कहती है, जो हम सुबह याद कर रहे थे कि वो कहती है कि इनकलाब आना था लेकिन आगे राना था। तो राना साहब इस्लामाबाद में हैं, फुल तैयारी में हैं, तो आपको लगता है कि ये कुछ नहीं होने वाला? वैसे आने नहीं वाले या होने नहीं वाला? कुछ भी नहीं होगा, यहाँ आएंगे भी नहीं आएंगे बिल्कुल। अब पाकिस्तान का रिस्पांस देख लें आवाम का। यस। कितने आवाम उनके साथ है। रिजेक्ट किया सर उन्होंने। रिजेक्ट कर दिया। 7 से 8 हज़ार रात को बस चढ़ जाते कंटेनर पे, चश्मा लगा के तकरीर शुरू, सुबह उठते फिर तकरीर शुरू, बस मतलब कोई आज तक इनके मुंह से अच्छा अल्फाज हमने नहीं सुना। हमारे कौमी इदारों को झूठ के फ्रेम में रखते हैं। हमारे लॉ एजेंसीज, लॉफुल एजेंसीज
मैं इनकी सख्त मुखालफत करता हूँ, सख्त मजम्मत करता हूँ कि हमारे कौमी इदारों को ये जिस तरह अंदाज से बात करते हैं। और सर 2014 हो तो उस वक्त सदर चाइना उनका दौरा शेड्यूल था जिसको सबूताज करने की कोशिश की, और इस वक्त भी चूँकि शहबाज शरीफ साहब भी, मुराद अली शाह साहब भी और क़यादत वहाँ पर मौजूद है, इस वक्त भी जिस तरह के बयान आते हैं, जिस तरह धरने की बात करते हैं, तो ये ज़रा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके रिलेशंस को हिट करती है। हम बात करते हैं अवाम की, और जिस तरह एक पार्टी हिट कर रही है इन ताल्लुकात को, इन विजिट्स को, ये कितना अहम है इस पर बात करना कि ये नुकसान है पाकिस्तान का। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि ना सिर्फ चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको सबूताज करने की कोशिश की जाती है हर ऐसे इवेंट पे, बल्कि अमेरिका के साथ ये जो साइफर की थ्योरी थी उसकी आड़ में कितना नुकसान पहुँचाया गया पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को। मैं यही अर्ज़ कर दूं, जो इनकी सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, झूठ 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 झूठ, साइफर का मामला हो झूठ, कोई भी मामला हो, अमेरिका का रिलेशनशिप हो वो भी झूठ। उनके अपना उनका अमेरिकन सेक्रेटरी जो है इनके फॉरेन अफेयर्स के, उनका बयान भी आ गया कि हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल इनकी सियासती पीटीआई खाली झूठ की इर्द गिर्द घूमती है, झूठ और गाली गलोच। चले हम ऐसा करते हैं, वापस खेलों पर आते हैं। यूँ तो सर को क्रिकेट का देखने का वक्त अब कम मिलता, ज़रा रूटीन ऐसी हो जाती है, बट ताइक्वांडो का जिक्र उन्होंने किया। हम कुछ बात शिकवों की भी करते हैं। सर कुछ खेल ऐसे हैं जिनकी तरफ से शिकवा किया जाता है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होती। फ्यू डेज़ बैक हम बात करते पावर लिफ्टिंग की, और शहजाद साथ मौजूद थी, मेडल लेकर वो माशाल्लाह आई हैं। वो कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट के इदारों की, इस तरह की रिजर्वेशन या क्यूरीज आती हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? देखिए जी, हमारे IPC के अंडर जो हैं 42 फेडरेशंस हैं। ओके। और हमने पॉलिसी बनाई है जो परफॉर्मेंस करेगा पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान का झंडा बुलंद करेगा, हम उसको सपोर्ट भी करेंगे, उसको हम फाइनेंशियल ग्रांट भी देंगे। सही। हम उस पॉलिसी पे चल रहे हैं। अच्छा। उससे पहले ऐसी भी कोई हैं स्पोर्ट्स हैं जिनमें मतलब उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, बट वी आर पेइंग देम हेवी, उनको हम हेवीली पे कर रहे थे। लेकिन हमने अभी ये फैसला किया कि जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक जो भी अभी आने वाली है हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी, और माशाल्लाह हमने सबको ऑन बोर्ड लिया है। अच्छा। और इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट्स सबको हमने ऑन बोर्ड लिया है, ताकि कोई ये ना कहे कि जी हमें आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया था। तो हमारी वो स्पोर्ट्स पॉलिसी आ रही है, अब जल्दी उसको कैबिनेट से अप्रूव कराएंगे। ओके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स है, जैसे अरशद अजीम साहब हैं जी जी, या वेट लिफ्टिंग वाले भट्ट साहब हैं, किसी को पता था कि जेवलिन भी एक गेम है, उन्हें परफॉर्मेंस की, कॉमनवेल्थ में उन्हें गोल्ड मेडल जीता, इस्लामिक गेम्स कूनिया में उन्हें गोल्ड मेडल जीता, तो लोगों को पता चला कि भी ये भी एक गेम है, तो हम उसके मुताबिक चल रहे हैं जी। लेकिन क्या उसके लिए ज़रूरी है कि कोई अपने फाइनेंस लगा कर जाए, परफॉर्म करे और उसके बाद वापस आने के बाद एक्सपेक्ट करे? नहीं जी, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अपने फाइनेंस लगाए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमें पता है कि भी ये एथलीट है, ये परफॉर्मेंस देगा, सो वी विल सपोर्ट हिम, फाइनेंशियल भी हम सपोर्ट करेंगे और उसको हम एक्स्ट्रा ग्रांट भी देंगे